हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो एचएससी सीईटी का अकाउंट्स जॉब के लिए जो क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, उसी सीरीज में हम आज की इस वीडियो में करेंगे रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। रिटेल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट सिलेबस को देखो, ये सिलेबस है रिटेल मैनेजमेंट का, जिसमें ये रिटेलिंग प्लानिंग और ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटेल तक ये स्टोर बेस और नॉन स्टोर बेस, ये पार्ट जो बोल्ड है, इसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेकंड पार्ट कवर करेंगे। रिमेनिंग जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखो, आप कुछ दिनों से क्लासेस थोड़ी कम आ रही हैं, तो बच्चे बोल रहे कि एक दिन में 2 यूनिट करवाओ मैम, एक दिन में 2 क्लासेस करवाओ। देखो, हम आपको वही क्लासेस आपको हम एक एक वीडियो में कवर करके दे देते हैं, चाहे अब उसके ऊपर आप वही सिलेबस आप उस पर 5 वीडियो सुन लो, 10 वीडियो सुन लो। तो वो क्या करते हैं, जो जिन्होंने पेड बैचेज ले रखे हैं खासकर, वो 4-4 5-5 क्लासेस में आपको वही सिलेबस कवर करवाते हैं। हम वही सिलेबस आपको एक वीडियो में कवर करवा रहे हैं, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करो ना। अब सेम सिलेबस की उनकी जो आप देखोगे 20-20 मिनट की, 20 या 25 मिनट की वीडियो होती है, हम आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियो अगर दे रहे हैं तो उसमें 3-4 क्लासेज आपकी कवर हो रही हैं। तो इसलिए थोड़ा आप भी कोऑपरेट करो ना। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैटर दे रहे हैं, सारी आपको पीडीएफ्स भी मिल रहे हैं दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। तो थोड़ा सा तो आपका भी कोऑपरेशन बनता है करना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आज की क्लास में। देखो रिटेलिंग, देखो रिटेल मैनेजमेंट, रिटेलिंग क्या होता है? रिटेलिंग होता है बेसिकली डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना। जब हम फाइनल जो कस्टमर होते हैं ना, उसको कंज्यूमर्स जिनको हम बोलते हैं। देखो, कस्टमर और कंज्यूमर में भी डिफरेंस होता है, आपने सुना होगा पहले, या नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। देखो, कस्टमर और कंज्यूमर्स, देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है। कस्टमर होता है जो हमारा जो प्रोडक्ट है जो वो बाय करता है, बायर जो होता है ना वो कस्टमर होता है। और जब वो बायर उस प्रोडक्ट को यूज भी कर लेता है, जो उसको कंज्यूम करता है, यानी कि वो कंज्यूमर होता है। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है। तो जो रिटेलिंग होती है, रिटेलिंग में हम क्या करते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनको गुड्स सेल करते हैं। कस्टमर्स को भी कर सकते हैं कि आप, जैसे अब देखो, घर में कोई एक बंदा जाके कोई सामान खरीद लाया, तो वो जाने वाला बंदा कौन है? कस्टमर। और उसको यूज घर वाले लोग भी कर रहे हैं, वो बंदा खुद भी कर सकता है, तो वो कंज्यूम करने वाला उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस, उसको जो कंज्यूम करने वाला होता है ना वो कंज्यूमर होता है। और जो उसको खरीदने वाला होता है, जिसको हम बायर बोलते हैं, वो कौन होता है? कस्टमर। ठीक है। तो जो रिटेलिंग है, रिटेलिंग क्या है? जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, जिनको वो यूज करना है प्रोडक्ट, वो कंज्यूमर्स तक जो सेल करते हैं, उन कंज्यूमर्स को सेल करना, वो जो काम है वो क्या होता है, उसको ही हम रिटेलिंग बोलते हैं। तो रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर देयर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज। देखो, अब दो तरह से बेच सकते हैं ना हम। जैसे होलसेलर है, होलसेलर क्या करता है? वो दूसरे बिजनेसेस को ही सेल करता है ना, बिजनेसेस को सेल करता है अपना वो जो सेल करता है वो किसको करता है? रिटेलर्स को सेल करेगा होलसेलर। तो वो दूसरे बिजनेसेस को ही सेल करेगा, यानी कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं कर रहा। अब रिटेलर खुद तो यूज नहीं करेगा ना उन प्रोडक्ट्स को, वो भी आगे किसी को बेचेगा। तो वो रिटेलर जब बेचता है वो फाइनल कंज्यूमर्स को बेचता है। आपको ये याद रखना है। देखो, कई बार हम इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि रिटेलिंग का मतलब है स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करना, लेकिन रिटेल में ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी स्मॉल हो। क्या पता बल्क में भी खरीद रहा हो कोई कंज्यूमर, लेकिन वो, हाँ, हो सकता है वो इतना बल्क नहीं होता। अब जैसे मान लो हम 1 महीने का इकट्ठा भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर पूरा, जैसे 12 सेट की सोप आती है, जैसे कोई भी, ठीक है, बाथरूम सोप लगा लो, तो वो पूरे 12 सेट भी खरीद सकता है कंज्यूमर, एक 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 सिंगल शॉप भी खरीद सकता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक जो सिंगल यूनिट में खरीदने वाला होगा वही कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो फाइनली उस चीज को कंज्यूम करता है। और रिटेलिंग में क्या होता है कि 12 को बेचना रिटेलिंग नहीं है कि आप 12 आइटम आप इकट्ठे बेच रहे हो, तो क्योंकि एक बंदा भी तो खरीद सकता है ना वो 12 आइटम। तो इसलिए स्मॉल क्वांटिटीज का मेन वो नहीं होता। मेन जो जो डिफरेंस है रिटेलिंग का और अदर बिजनेसेस का, जैसे होलसेलर बोल सकते हैं हम, तो उनमें यही डिफरेंस है कि वो फाइनल कंज्यूमर्स को सेल की जाती है। ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में हो सकता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से बल्क क्वांटिटी में लेता है। वो बल्क और स्मॉल में वो जो डिफरेंस है ना, हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ये बल्क है और ये स्मॉल है। इनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि देखो, हो सकता है होलसेलर ही उस 12 आइटम ले, होलसेलर से रिटेलर ही खरीद के लाया वो 12 आइटम। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये जो 12 आइटम्स थे
ये जो है एक होल अमाउंट थी, बल्क में थी ये चीज़, तो इसलिए ये बल्क और स्मॉल क्वांटिटीज़ का तो बहुत डिफरेंस कम होता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है फाइनल कंज्यूमर्स को सेल करना। ठीक है, तो रिटेलिंग, आप जब भी कभी वर्ड सुनो रिटेलिंग, कोई आपसे पूछे वैसे भी नॉर्मली कि रिटेलिंग क्या होती है, तो आपको सिर्फ यही बताना है कि फाइनल कंज्यूमर्स को जो सेल की जाता है ना, तब जब कोई प्रोडक्ट, तो उसको हम रिटेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो रिटेलर में बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे शॉर्टिंग। अब देखो आइटम जब बल्क में खरीदा होलसेलर से, तो उसकी शॉर्टिंग करना, उसको ब्रेक करना उन बल्क्स को, जैसे पूरे के पूरे कंटेनर्स खरीदे पूरे किसी चीज़ के, तो उनको फिर अलग छोटे कंटेनर्स में उनको डालना, या जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे पूरी की पूरा एक बॉक्स खरीदा है किसी चीज़ का, तो उस बॉक्स में से फिर उन क्वांटिटीज़ को अलग करना, स्टॉक को हैंडल करना, यानी कि जो स्टॉक आया है वो अलग मैनेज करना, क्योंकि उस बल्क में खरीदी गई चीज़ें फिर उनको अलग अलग क्वांटिटीज़ में जैसे स्टोर करना, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग, ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं रिटेलिंग के। और इन्हीं फंक्शंस को हम आज की इस क्लासेस में करेंगे, क्योंकि रिटेल मैनेजमेंट में ये देखा ना कि रिटेल मैनेजमेंट में होता क्या क्या है, क्या क्या हम करते हैं। तो देखो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट टास्क होता है ना, वो होता है स्टोर लोकेशन। क्योंकि देखो रिटेलिंग का बिजनेस, रिटेल में क्या होता है कि कस्टमर्स डायरेक्ट उनके पास आते हैं, उस स्टोर में डायरेक्ट कस्टमर्स आते हैं। रिटेल स्टोर जब होता है कोई भी, जैसे कोई शॉप भी है, वो भी रिटेल स्टोर है, छोटी जो शॉप्स होती हैं, तो वो भी रिटेल स्टोर है एक। तो उस स्टोर की लोकेशन डिसाइड करना, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर्स आते हैं। अब होलसेलर तो अपनी जो लोकेशन है, अपनी फैक्ट्री की लोकेशन लगा सकते हो, मैन्युफैक्चरर की या होलसेलर की, तो वो अपना कहीं पे ऐसी जगह पे कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं आते। लेकिन जब बात डायरेक्ट कस्टमर से डील करने की होती है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। इसलिए एक रिटेलर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि वो स्टोर की लोकेशन कैसे डिसाइड करनी है। तो और ये इसीलिए होता है क्योंकि देखो उसमें ये भी देखना है कि कंपटीटर्स ऐसी लोकेशन हो स्टोर की जहाँ पे कंपटीशन कम हो। ये भी देखना होता है कि ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आते हो। अब ये चीज़ है कि जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे होंगे वहाँ पे कंपटीशन पहले से ज़्यादा होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, जो स्टोर की लोकेशन डिसाइड करना कि कहाँ पे हम जो रिटेल अगर स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ बहुत एक वो कह सकते हैं हम ध्यान से करनी पड़ती है रिटेलर को। तो इसमें क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाला आउटलेट होना चाहिए, हमें ऐसी लोकेशन भी देखनी है जहाँ पे सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो सके, आसानी से जो रिटेलर के घर के पास हो, जैसे ऐसी चीज़ें हों, या मतलब उसको कन्वीनियंट हो, वो वहाँ से सप्लायर्स के लिए भी ईजी हो कि उसके पास आ सके सप्लाई करने वो सामान, और वो कस्टमर्स के लिए भी ईजी होता है। ऐसी स्टोर लोकेशन होनी चाहिए। और कस्टमर्स की जो कंज्यूमर्स की बाइंग हैबिट्स हैं उनको भी ध्यान में, यानी कि कंज्यूमर्स की कन्वीनियंस भी, रिटेलर की खुद की भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक स्टोर लोकेशन को डिसाइड करते टाइम ध्यान में रखनी पड़ती है। अब वो स्टोर लोकेशन जब करेंगे तो उसी में हमारा आता है ट्रेड एरिया एनालिसिस, कि किस एरिया में जो है वो रिटेल का स्टोर ओपन होना चाहिए, ये लगा लो। तो ये ट्रेड एरिया एनालिसिस क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस बिजनेस यूज टू अटेम्प्ट एनविजन एंड अंडरस्टैंड देयर कंज्यूमर्स आर कमिंग फ्रॉम एंड हु दे आर। यानी कि उसे ये देखना है कि कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, मेरा ट्रेड एरिया कौन सा है, और वो कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कौन है वो कस्टमर्स, तो वो डिसाइड करना। हाउ मैनी पोटेंशियल कस्टमर एग्जिस्ट इन द एरिया, जैसे डेमोग्राफिक्स कस्टमर्स की, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। तो बिजनेस जो है एक रिटेलर का बिजनेस है, उसको ऐसी जो एक जगह है वो लोकेट करनी होती है, एक ऐसा ट्रेड एरिया या स्टोर लोकेशन जहाँ पे कस्टमर बेस हो अच्छा, जहाँ पे चीज़ें जो है वो अवेलेबल हों, जहाँ पे सप्लायर्स के लिए और जो कस्टमर्स हैं उन दोनों के लिए कन्वीनियंट हो और पहुँचना वहाँ पे आसान हो। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रेड एरिया एनालिसिस है उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, देखो उसमें टारगेट मार्केट का एनालिसिस किया जाता है कि टारगेट मार्केट कौन है उसके बारे में एनालिसिस करना। क्योंकि हमें जब ये पता होगा कि हमारी टारगेट मार्केट कौन है तो हमें ये भी पता होगा कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इसलिए फिर उनके सबसे पहले तो ये पता लगाना कि जो टारगेट मार्केट है वो कौन सी, आइडेंटिफाई एरियाज हाई कंसनट्रेटेड देयर टारगेट मार्केट, जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा उनके टारगेट कस्टमर्स हों, यानी कि वो डिसाइड करना। फिर वो टारगेट कस्टमर्स जो हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस
टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस जो है उस पर्टिकुलर एरिया में डिमांड में है। यानी कि मर्केंडाइजिंग का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़्यादा डिमांड में है उस एरिया में, ये डिसाइड करना। साइट की लोकेशन क्या होगी, जहाँ पे ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे टारगेट मार्केट तो ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन कम हो, तो ऐसी लोकेशन भी आइडेंटिफाई करना। फिर कम्पिटिटिव एनालिसिस करना कि वहाँ पे जब जो कंपिटिटर्स हैं उनका क्या मार्केट शेयर है, उनकी कैसे प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी वो मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो कंपटीशन का भी एनालिसिस करना। यानी कि एक जब ट्रेड एरिया एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं उस एरिया की, उस एरिया में टारगेट मार्केट कितनी है, उस टारगेट मार्केट में किन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है, वो साइट कैसी है, जहाँ पे क्या वो ऐसी है जिसमें कस्टमर्स ज़्यादा हो कंपटीटर्स कम हो, ऐसी भी होनी चाहिए। और कंपटीटर्स हैं तो उनकी क्या फीचर्स हैं, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे कंपटीटर्स हैं, तो वो भी डिसाइड करना। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग रिटेल स्टोर लोकेशन। देखो स्टोर लोकेशन जब हम देख रहे हैं तो हमने ट्रेड एरिया भी देखा कि उसमें क्या ट्रेड एरिया एनालिसिस भी किया हमने। अब उसमें और भी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने की क्या है कि तो देखो सबसे पहले तो कस्टमर और पॉपुलेशन ही हमारी कौन सी है। कस्टमर की और पॉपुलेशन की जो हमारी टारगेट मार्केट है, हम उसको ये बोल सकते हैं हमारे टारगेट कंज्यूमर्स हैं जो जिनको हम जो वो प्रोडक्ट है वो बेचना चाह रहे हैं, उनकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, जैसे उनकी इनकम, डेमोग्राफिक में यही आती है ना, इनकम, उनकी रिलीजन, इनकम, उनकी एज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। और जब हमें ये पता चलेगा कि उनका इनकम लेवल क्या है या उनकी एज वगैरह क्या है, तो हमें ये पता चलेगा कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले कस्टमर्स की करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कस्टमर है और उनकी डेमोग्राफिक फीचर्स क्या हैं उन कस्टमर्स की। ठीक है। नेक्स्ट ट्रैफिक विजिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी। देखो इसमें क्या है कि ट्रैफिक का पता लगाना। ट्रैफिक का इसमें देखो एक तो ट्रैफिक का मतलब इस चीज़ से भी है कि जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स विजिट करते हो, तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो कस्टमर भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे। लेकिन दूसरा वहाँ पे फिर जो पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी ध्यान में रखना कि क्या हमारे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो अपने खुद के व्हीकल्स पे आ रहे हैं वहाँ पे, और वो व्हीकल्स पे आ रहे हैं तो क्या उनके लिए पार्किंग फैसिलिटी वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें देखना, क्योंकि देखो जैसे हम मॉल वगैरह देखते हैं तो वो मॉल वगैरह में सारे कस्टमर उसी जगह पे उसी मॉल में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको अच्छे से पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाए। या कोई सुपरमार्केट वगैरह है, क्योंकि ये क्या होते हैं सुपरमार्केट, मॉल्स, ये सारे रिटेल स्टोर्स ही होते हैं। तो रिटेल स्टोर के लिए तो वो ये भी देखते हैं कि ट्रैफिक भी हो, कि अच्छा मार्केट के बीच में भी हो, लेकिन मार्केट के बीच में अब उनके पास स्पेस भी कम होगा क्योंकि उनको पार्किंग स्पेस भी देना है। तो वो चीज़ें भी ध्यान रखना। दूसरा विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, वो यही होगी। विजिबिलिटी का मतलब है कि सबको पता चले, दिखे स्टोर अलग से, अट्रैक्टिव हो वो उसका बाहर से आउटर, और एक्सेसिबिलिटी भी हो कि वो एक्सेस में भी हो। ये नहीं हो कि बिल्कुल शहर से दूर ही चला गया, पार्किंग की फैसिलिटी देनी, ये सारी चीज़ें देनी, तो वो बिल्कुल शहर से दूर चला गया, कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है वो, तो ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ट्रैफिक, विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है उस स्टोर लोकेशन की या नहीं है। नेक्स्ट है फिर नाइबर और कंपटीशन। ये तो है कि कंपटीशन भी हमें देखना है, ये भी देखना है कि उसके आसपास किस टाइप के स्टोर्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे मॉल ही खोलना है तो मॉल के आसपास कैसे किस टाइप के स्टोर है। अगर जैसे ये इसमें ये था कि एक डिज़ाइनर ब्यूटीक खोलना है तो देखना है कि उसके आसपास कैसे, जैसे ब्यूटीक है तो उसके आसपास अगर ये हेयर सैलून है, कोई सैलून है, तो वो क्योंकि सैलून के कस्टमर्स और जो ब्यूटीक के कस्टमर है वो लगभग सिमिलर होते हैं। तो अब जैसे कोई वुमेन सैलून है तो वो उसके पास ही अगर वुमेन की ब्यूटीक की शॉप भी होगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो यानी कि ये भी देखना है कि आसपास में नाइबर कौन है, नाइबर स्टोर किसके हैं, अब आसपास में किस चीज़ के स्टोर ज़्यादा हैं। ठीक है, कॉस्ट फिर उस लोकेशन की ये भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो अब इस लोकेशन की कॉस्ट भी तो मायने रखती है ना। अब जैसे मार्केट के बीच में अगर हम बात बोले कि मार्केट के बीच में होना चाहिए, तो मार्केट के बीच में उसकी कॉस्ट भी तो ज़्यादा आएगी। अगर पार्किंग वगैरह की ये सारी कॉस्ट रहेंगी तो और भी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। इसके अलावा दूसरी को जैसे ये हो सकती है कि वहाँ पे हीटिंग वगैरह कैसी है, तो एयर कंडीशनर वगैरह की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो वो है सारी कॉस्ट जब ध्यान रखते हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती कि उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर्स का कैसा खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर जो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनल और कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए एक रिटेलर को, वो क्या क्या हैं कि जो
जैसे कि रिटेल लोकेशन है वो, उसमें क्या क्या लाइटिंग की, फिक्सचर्स की, हार्डवेयर की क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ही होता है ना। अब कहीं पे जब जैसे हमने ये बोला कि जहाँ पे हीटिंग ज़्यादा हो, ऐसी एरिया हो, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा जो हमारे हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एयर कंडीशनर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, रेस्ट रूम की ज़रूरत है कि कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ देखना, नाइबरहुड एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड बाय फायर और पुलिस, ये चीज़ें हैं आसपास अवेलेबल, सैनिटेशन की सर्विसेज आसपास अवेलेबल है, ये ना हो कि बहुत गंदगी है उस आसपास के एरिया में, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती, तो ऐसा एरिया फिर सेलेक्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स कम आएंगे फिर। ठीक है, रेन एरियाज़ है तो बिल्डिंग कैसी है, लिमिट्स ऑन संडे सेल्स ऐसी है या नहीं है, मतलब कैसा एरिया है वो, उस एरिया की सारी चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। उस ये नहीं कि सिर्फ हमें वो खुद का एक स्टोर है उसकी लोकेशन देखनी है, उसके आसपास क्या एरिया है ये भी देखना है, आसपास जो दूसरे कंपटीटर है वो कैसे हैं, या जो कंपटीटर ना होगे दूसरी किसी और टाइप की शॉप है, नाइबर्स कैसे हैं, जैसे मेनली ये सारी चीज़ें भी जो है एक स्टोर लोकेशन डिसाइड करते टाइम ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब वो तो थी बात स्टोर लोकेशन की। अब नेक्स्ट जो है वो है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का क्या मतलब है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो मटेरियल जितना भी जो रिटेलर्स के पास आता है उसको हैंडल कैसे करते हैं, जैसे उसके हैंडल में उसकी मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही होता है ये। देखो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर मटेरियल की हैंडलिंग, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक की जाती है ना तो उसको तो हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ये इसमें लिख भी रखा है कि जब मटेरियल की मूवमेंट जो है वो वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ना कि मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग क्या होगी, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूवमेंट। अब जैसे देखो स्टोर से उस फाइनल, देखो एक ये लगा लो स्टॉक रखा होगा कुछ मटेरियल का, और एक मतलब फ्रंट में शॉप होगी और उसके पीछे जैसे मान लो कि गोदाम जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए होगा, तो उस गोदाम में से सामान जो है दुकान में आएगा, तो वो मटेरियल की वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना वो, तो वो कैसे हैंडल हो रहा है जो मटेरियल है वो। ठीक है, हो सकता है पैकेजिंग वगैरह, यहाँ पे तो मटेरियल जो है वो वैसे ही रखा हो, फिर इसको दुकान इसकी पैकेजिंग होती हो कहीं पे एक जगह, और फिर इसको फाइनल जो वो फ्रंट में जो शॉप है उसमें लेके आया जा रहा हो, जो रिटेल स्टोर है उसमें लेके आया जा रहा हो। तो मतलब कि प्रोसेस भी हो सकती है एक मटेरियल हैंडलिंग में, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी पैकेजिंग वगैरह का काम तो रिटेलर ही करते हैं ना कई बार। और कई बार ये भी होता है कि कोई अलग अलग, जैसे वो तो चलो फिर भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ना होके भी बीच में भी जैसे कुछ जैसे पैकेजिंग वगैरह जो काम है वो भी रिटेलर करता है कई बार। तो फिर मटेरियल को कैसे हैंडल किया जा रहा है, मटेरियल की मूवमेंट क्या है। ठीक है, अब देखो मटेरियल हैंडलिंग है ना जो उस वो मोशंस की हैंडलिंग भी है। मोशंस की हैंडलिंग का मतलब है कि कैसे पार्ट्स और मटेरियल या फिनिश गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं। अब देखो अब ये पार्ट्स या मटेरियल्स आप ऐसे ही बोल सकते हो ना कि जैसे अलग अलग पार्ट्स में था तो उसको मान लो वो एक मतलब पैकिंग करके, या ये लगा लो आप पैकिंग में था तो उसको अलग 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 करके फाइनली जो है शेप दी जा रही है एक चीज़ की, या वो अलग अलग पार्ट्स थे जैसे जब खरीदे होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से तो अलग अलग पार्ट्स में थे और रिटेलर उनको जॉइंट करके फिर एक कस्टमर को दे रहे हैं। तो इस तरह से वो पार्ट्स में हो सकता है मटीरियल, तो उसको फिनिश गुड्स में फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देना। तो इसलिए वो मोशंस की स्टडी है, यानी कि एक आइटम दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उस मूवमेंट की, उस मोशन की जो हैंडलिंग है उसको भी हम मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं। दूसरा है कि टाइम को भी ध्यान रखते हैं मटेरियल हैंडलिंग में कि टाइमली वो मूवमेंट हो रही है, यानी कि जब वो चाहिए है, जब कस्टमर्स की नीड है तब वो जो हमारा जो हम ये बोल सकते हैं वेयर हाउस, और वेयर हाउस से वो स्टोर तक फाइनली सामान पहुंच रहा है टाइमली। तो टाइम को भी ध्यान में रखना भी मटेरियल हैंडलिंग का ही पार्ट है। टाइम भी मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट है, मोशंस भी मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट है, और क्वांटिटीज़ की कितनी क्वांटिटीज़ जो है स्टोर में रखनी चाहिए, कितनी स्टोर का। अब मैं जब स्टोर वर्ड बोल रही हूँ तो स्टोर वर्ड का मतलब जो फ्रंट में शॉप होती है, रिटेलर की फ्रंट में जो शॉप होगी जहाँ पे कस्टमर्स विजिट करेंगे उसको हम रिटेल स्टोर बोल रहे हैं। और जो वेयर हाउस है यहाँ जहाँ पे यानी कि स्टॉक रखा हुआ है वो, तो अब स्टॉक उस वेयर हाउस से जब हम फाइनली हम फ्रंट में जो शॉप है यानी कि रिटेल स्टोर है वहाँ तक आइटम कितनी क्वांटिटीज़ वहाँ पे रखनी ज़रूरी है शॉप पे, और कितनी क्वांटिटी जो है वो उस
स्टॉक में रखनी ज़रूरी है, वेयर हाउस में रखनी ज़रूरी है, गोदाम में रखनी ज़रूरी है। तो वो क्वांटिटीज़ की भी मैनेजमेंट वो भी किस में आएगी, मटेरियल हैंडलिंग में। और जो नेक्स्ट है वो है कि मटेरियल हैंडलिंग स्पेस के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि क्योंकि स्पेस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, विद इन द स्टोर स्पेस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, और जब वो वेयर हाउस में रखा जा रहा है वे आइटम्स, तो वहाँ पे कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो उस स्पेस की मैनेजमेंट भी कि कैसे जो है कौन से प्रोडक्ट फ्रंट में लगाए जाएंगे, कस्टमर को विजिबल हो, जैसे कि सारे प्रोडक्ट, या कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कस्टमर के लिए विजिबल होना ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे भी मतलब ले लेंगे, या कौन से प्रोडक्ट ऐसे जो हमें पहले दिखाने हैं कस्टमर्स को। तो वो सारी चीज़ें, स्पेस कैसे मैनेज होगा स्टोरेज में, और जो हमारा जो रिटेल जो स्टोर है, जो फ्रंट में दुकान है, उसमें भी कैसे स्पेस जो है वो मैनेज होगा। ये सारा जो काम है, ये सारा किसके अंदर आता है, ये मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आता है। यानी कि मूवमेंट भी प्रोडक्ट की, टाइमली पहुँचे जो वो प्रोडक्ट, वो भी मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट है। क्वांटिटीज़, कितनी क्वांटिटीज़ में वो जो मटेरियल है वो दुकान में होना चाहिए, कितनी में वो गोदाम में होना चाहिए, वो भी मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट है। और स्पेस कैसे मैनेज होगा स्टोर में भी, और जो है हमारे जो गोदाम है उसमें भी, तो कैसे जो स्पेस मैनेज होगा, वो काम भी किसका है, मटेरियल हैंडलिंग का है। तो मटेरियल हैंडलिंग भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है रिटेलिंग में, ठीक है। अब देखो मटेरियल हैंडलिंग की है ना टाइप्स हो सकते हैं कुछ। एक तो है कि मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, दूसरा है सेमी ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग, और थर्ड जो है वो है ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग। अब देखो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में क्या होता होगा, सेमी ऑटोमेटेड में क्या होगा, और ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग में क्या होता होगा। क्योंकि देखो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है कि सारा का सारा काम जो है वो वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है, मैन्स के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए वो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग है, जिसमें जो भी मटेरियल को लिफ्ट करने का, कैरी करने का, या डिलीवरी करने का जो भी काम है, वो सारे वर्कर्स बाय हैंड करते हैं। तो उसको हम बोलेंगे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। जब सेमी ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है कि कुछ काम जो है मशीनें करती है, जैसे पैकिंग वगैरह मशीनें कर रही हैं, और उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाने का काम भी मशीनें कर रही है, लेकिन जहाँ पे जैसे मशीन में वो प्रोडक्ट डालना है, उसकी पैकिंग होनी है फिर, तो वो वाले काम जो है वो कुछ वर्कर्स अपने बाय हैंड भी कर रहे हैं। तो जब दोनों चीज़ों को यूज किया जाए तो उसको हम सेमी ऑटोमेटेड बोलते हैं। सेमी ऑटोमेटेड में क्या होता है कि इससे स्पीड भी बढ़ जाती है, और जो जैसे नुकसान क्योंकि देखो जब फिजिकली नुकसान होने का भी डर होता है, जब सारा का सारा काम मैनुअली किया जाता है, हाथों से किया जाता है तब, ठीक है, और उससे फिर स्पीड भी कम आती है। लेकिन ऑटोमेटेड से जो है वो कुछ काम वर्कर्स करते हैं, कुछ मशीन करती है, तो वो जल्दी काम बन जाता है और एफिशिएंटली भी बनता है, ठीक है। और ऑटोमेटेड में क्या होगा कि सारा का सारा काम जो है रोबोट्स करेंगे, मशीन करेंगे ऑटोमेटिकली, सारा कस्टमर को डीलिंग तक का काम, जो सारा पैकिंग वगैरह जो भी एक रिटेल शॉप पे जो काम हो सकते हैं मटेरियल की हैंडलिंग से रिलेटेड, तो वो सारे काम जो है ऑटोमेटेड किए जाते हैं। जैसे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सारे काम ऐसे ही होते हैं। रिटेल जो उनके यहाँ पे जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो सारे, उनमें क्या होता है कि ऑटोमेटेड मशीनें करती हैं, सारा रोबोट्स करते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग होगा। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब ये है कि वो मटेरियल मूव करना, कितनी क्वांटिटी में रखना, कितनी में नहीं रखना है, तो वो सारे काम जो है वो मशीनों से भी हो सकते हैं, इंसानों से भी हो सकते हैं, और दोनों मिल के भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ही क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कुछ मिलके काम करते हैं, अब वो काम करने का उनका तरीका क्या होगा, वो स्ट्रक्चर बताएगा। यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो तो इसलिए ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दम। ये जो भी वो पीपल्स थे, उनके ग्रुप को हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, और वो पीपल आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप कैसी होगी, कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सुबॉर्डिनेट होगा, उस चीज़ को ही, उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे हम वो देखते भी हैं कि ऊपर एक मैनेजर होता है, उसके नीचे फिर अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट हो गई, जैसे ये हो गया मेन मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, इसके नीचे बहुत सारे और मैनेजर्स हो गए, ये मैनेजर्स के नीचे अलग अलग सुपरवाइजर्स हो गए, फिर उनके नीचे एम्प्लॉय हो गई, इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो ये रिटेलिंग में कैसे होता है स्ट्रक्चर, देखो रिटेलिंग में ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं।
क्या क्या, पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर जिसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उनके फंक्शंस के बेस पे जो भी काम होते हैं ना, एक रिटेल बिजनेस में जो भी काम होंगे, उन हर एक काम के लिए एक अलग बंदा होगा। तो यानी कि स्पेसिफिक रोल्स और ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं जो एक पर्टिकुलर काम के अकॉर्डिंग। जो स्मॉल और मीडियम साइज जो बिजनेसेस होते हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडोप्ट करते हैं, जिसमें क्योंकि वो अपने काम को बांट लेते हैं और उस काम में को फिर एक करने के लिए एक बंदा, दूसरे काम के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, वेरियस टीम्स वर्क अलोंगसाइड विद ईच टुवर्ड्स सिंगल कॉमन गोल। यानी कि देखो बहुत सारी जो इसमें क्या होगा कि जो काम है ना उसको अलग अलग में डिवाइड किया जाएगा, डिविजन्स में अलग अलग, और हैज इट्स ओन एग्जीक्यूटिव हु मैनेज एंड हाउ ब्रांच ऑपरेट। अब जैसे उसमें क्या होगा कि अलग अलग ब्रांच दे दी कि एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, तो इस ब्रांच के अंदर जितना भी काम होगा, देखो इसमें तो क्या था, जैसे हम ये लगा लें कि एक बंदा जो काम है ना वो तो है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, तो वो काम सिर्फ एक बंदा करेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो ये होगा, ठीक है। दूसरा काम है पैकिंग करना, तो वो पैकिंग वाला एक अलग दिखेगा, ठीक है। उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मतलब मैनेजर हमने यहाँ पे अलग अलग बना दिए कि एक तो जो है पैकिंग करने वाला, क्योंकि देखो रिटेल स्टोर, जब बहुत बड़े रिटेल स्टोर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, फिर बहुत सारे मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। कैश जो है वो एक अलग बंदा देखेगा, तो इसलिए ये अलग अलग फंक्शंस को डिवाइड कर दिया हमने, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें हमने ब्रांच बना दी, वो ज्योग्राफिकली भी हो सकती है, वो जब बहुत ज़्यादा लार्ज कंपनी है तो जैसे ज्योग्राफिकली बना दी हमने, तो वो एक ब्रांच जो है, जैसे मान लो हमने एक सिटी में एक ब्रांच बना दी, दूसरी सिटी में ये दूसरी ब्रांच है, ये ए सिटी है, ये बी सिटी है और ये सी सिटी है, तो ये ए सिटी में जितने भी काम है वो ये डिवीजन, ए डिवीजन का काम है, ये बी डिवीजन का, इसमें सारे काम फिर इनके अंदर खुद के इनके एक हेड हो गया, ए का, एक बी का और एक सी का, और इनके अंदर फिर अलग अलग से फंक्शनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ये, जैसे अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो सब फिर अलग अलग काम करेंगे, यानी कि पहले ब्रांचेज में डिवाइड होगा काम। तो ऐसा कि इनमें होगा जो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल की जो कंपनीज होती हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैटर्ची, ये मैं शायद गलत भी प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये फ्लैटर्ची, इसमें क्या होता है कि फ्लैट हो जाती है चीज़ें। फ्लैट होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हायरार्की, देखो ऐसे जो होता है ना वो हायरार्की हो जाती है कि एक मैनेजर है, उसके नीचे फिर एक, उसके नीचे एक, जैसे यहाँ पे 3 हो सकते हैं इनके आगे, तो इसको हम बोलते हैं ये वर्टिकली जो है वो बढ़ रही है चीज़ें। तो फ्लैटी में क्या होता है कि एक ही हेड होता है और उसके अंदर ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये इस लेवल पे आके बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गई चीज़ें, तो इसलिए इसको हम फ्लैटर्ची बोलते हैं, यानी कि जिसमें जो है सिर्फ एक मैनेजर होगा और उसके ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उसी के अंदर बहुत सारे, उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, तो ऐसे फ्लैटर्ची। ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनमें, या फिर बड़ी साइज़ की कंपनीज में भी हो सकता है कि एक मैनेजर के अंदर नीचे ही सारे मैनेजर्स काम करेंगे उसके अंडर, तो इसलिए वो उसको हम बोलते हैं फ्लैटर्ची। और नेक्स्ट जो है वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें दो चीज़ें, क्योंकि हमने ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स कैसे होती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा कि एक तो वो खुद का उसके डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, दूसरा उसके साथ एक एक्सपर्टीज़ होगा, सबके साथ एक एक एक्सपर्टीज चलेंगे, जैसे ऐसे वो साथ के साथ चलते हैं, यानी कि उस मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है और वो उनके एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेनी है फंक्शनल्स की, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये होता है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर अलोंग विद फंक्शनल मैनेजर्स, दोनों के साथ, उस प्रोजेक्ट के खुद को मैनेज करने वाला मैनेजर, उसके साथ साथ उसमें जो एक और अलग से सुपरवाइजर बंदा लगा सकते हो आप, एक्सपर्ट बंदा बोल सकते हो, उसको भी रिपोर्ट करना है, अभी इस एम्प्लॉय को इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो ऐसे जो होते हैं उसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हमारा टॉपिक वो है टाइप ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशंस। देखो रिटेल इंस्टीट्यूशंस यानी कि रिटेल स्टोर्स, ये बोल सकते हैं हम कितने टाइप्स के होते हैं। इनको हम बेसिकली, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं इनको डिवाइड करने के, बेसिकली हम जो हमारे सिलेबस में है वो है स्टोर रिटेलिंग और नॉन स्टोर। देखो स्टोर और नॉन स्टोर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टोर, एक दुकान खोली जाती है, वो रिटेल स्टोर होगा। जहाँ पे स्टोर होगा एक पर्टिकुलर, स्टोर पे कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स को सामान दिया जाएगा, तो वो स्टोर रिटेलिंग होगी। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होगी कि कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं की जा रही, कोई एक दुकान नहीं खोली जा रही है, लेकिन फिर भी कस्टमर्स को बेचा जा रहा है सामान, जैसे कि मेल्स के थ्रू, या हम जो आजकल जो चलती है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते, तो वो उनको एक स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं होती फिजिकली, वो अपना गोदाम से ही सारा जो है
ऑनलाइन करते हैं सारा बिजनेस, तो उनको ऑफलाइन स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ये बोल सकते हैं। तो वो नॉन स्टोर रिटेलिंग होगी, यानी कि उनको फिजिकली एक दुकान ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। और इन स्टोर रिटेलिंग में एक फिजिकली दुकान खोलने की ज़रूरत होती है, एक शॉप खोलने की ज़रूरत होती है। इनको शॉपकीपर भी बोलते हैं, जो इन स्टोर रिटेलिंग है। अब इनके टाइप्स आगे फर्दर और डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि स्टोर बेस्ड जो रिटेलर है वो दो तरह से है, उसको दो कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया है। एक तो है ओनरशिप के बेसिस पे, और एक नेक्स्ट स्टोर करेंगे हम, वो और होगा शायद, ये है ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइज ऑफर की, वो क्या सामान बेच रहे हैं उसके बेस पे। और पहला है ये ओनरशिप के बेसिस पे। देखो ओनरशिप के बेस पे भी जो पहली कैटेगरी है वो है हमारी इंडिपेंडेंट रिटेलर। देखो इंडिपेंडेंट नाम से क्लियर हो रहा है कि वो खुद का मालिक खुद है बंदा, यानी कि वो एक बंदा वो अपनी दुकान खोल के बैठा है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिटेलर। यानी कि उसका मालिक, उस दुकान का मालिक वो खुद है, उसके पास वो सिंगल एक स्टोर है और उसका मालिक वो खुद है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिटेलर। जो हमारी छोटी दुकानें होती हैं वो इंडिपेंडेंट रिटेलर के अंदर आती हैं, या मतलब जो जैसे जो दुकानें होती है जो जैसे ज़्यादा बड़े बड़े स्टोर्स नहीं होते हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट रिटेलर की। या एक बड़ा स्टोर भी खोल सकता है बंदा, लेकिन उसके पास सिर्फ वो एक सिंगल स्टोर ही होता है, तो वो इंडिपेंडेंट रिटेलर बोलते हैं हम। चेन रिटेलर क्या होगा कि एक बंदा, या फिर ये लगा लो एक कॉमन ओनरशिप के अंडर में बहुत सारी दुकानें होंगी सेम चीज़ की, उसको हम बोलते हैं चेन रिटेलर्स। जैसे ये सुनते हैं रिलायंस फ्रेश, तो रिलायंस फ्रेश क्या, रिलायंस फ्रेश के बहुत सारे रिलायंस फ्रेश के आउटलेट्स मिलेंगे आपको, तो उनकी ओनरशिप किसके पास है, रिलायंस के पास ही है ना। तो ओनर तो एक ही है उसका, रिलायंस, लेकिन उसने बहुत सारी रिटेल स्टोर्स खोल रखे हैं अपने अलग अलग जगह पे, जिनमें सेम टाइप की डीलिंग होती है, सेम टाइप का आइटम्स की डीलिंग होती है। मर्केंडाइज इसमें हम उसी को बोलते हैं सामान उसमें सेम तरह का होता है सब में, लेकिन उनका ओनर एक होता है और बहुत सारी होती है उस ओनर के अंडर में शॉप्स आती हैं, बहुत सारी जैसे स्टोर आते हैं, ये मान लो आप, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे चेन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइज। देखो फ्रेंचाइज क्या होता है कि आपने सुना भी होगा पहले भी, फ्रेंचाइजी क्या होती है कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक बंदा ये बोलता है कि हाँ तू मेरे नाम से शॉप खोल ले, लेकिन उसको तेरे को उसके बदले मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और सेम टू सेम वही फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे बिजनेस में कर रहे हैं। जैसे पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड्स हैं। अब देखो पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड्स के आपको अपने शहर में भी मिलेंगे, अब ये है तो किसी फॉरेन कंपनीज हैं ये सारी, तो अब ये फॉरेन कंपनीज ये अपनी फ्रेंचाइजी दे देती हैं कि हाँ आप मैकडोनल्ड के नाम से खोल लो, लेकिन आपको वहाँ का इंटीरियर, वहाँ का सारी चीज़ें जो हम जो फॉलो करते हैं पॉलिसीज वैसी ही रखनी पड़ेगी, जो वो प्रोडक्ट है वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही होना चाहिए। बस आप अपने बिजनेस अपना कर सकते हो, बस हमें आपको उसके बदले कुछ फीस देनी पड़ेगी, तो वो उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लीज डिपार्टमेंट्स। लीज डिपार्टमेंट्स क्या होंगे कि एक बड़ी सी शॉप जिसका मालिक एक है, लेकिन उसके अंदर ही वो बहुत सारी शॉप्स आ जाती हैं और वो उनको लीज पे दे देते हैं। जैसे मॉल्स में हम देखते हैं, तो मॉल्स में क्या होगा, उस मॉल का मालिक तो एक होगा, लेकिन उसमें बहुत अलग अलग टाइप के रिटेल स्टोर्स होंगे, और उन रिटेल स्टोर्स को लीज पे दे देते हैं। वो जो मॉल का ओनर है वो उनको लीज पे दे देता है कि हाँ आप अपने रिटेल स्टोर भी ओपन कर सकते हो, आप अपनी दुकान इसमें ओपन कर सकते हो उस पर्टिकुलर उस एरिया में, उस बड़ी सी शॉप, क्योंकि मॉल क्या होती है एक बड़ी सी शॉप ही है, उसके अंदर ही आपको बहुत सारी अलग अलग शॉप्स मिल जाएंगी, तो उनको हम लीज डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओनरशिप के बेसिस पे थी। नेक्स्ट है कि मर्केंडाइज कौन सी ऑफर की जा रही है, यानी कि प्रोडक्ट कौन से दिए जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं जब स्टोर्स को, तो किन कैटेगरीज में करते हैं। देखो सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर देखो नाम से कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे क्लोथिंग का अलग डिपार्टमेंट, ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट, तो ऐसे जो स्टोर्स हैं, ऐसे जो रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको क्लोथिंग भी मिलेगी, आपको ग्रोसरी भी मिल रही है, जैसे पेंटालून्स हम देखते हैं, ठीक है, शॉपर स्टॉप, ये पिरामिड, पेंटालून, ये सारे क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट जो है वो है कन्वीनियंस स्टोर। देखो कन्वीनियंस स्टोर नाम से क्लियर हो कि हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारे बिल्कुल कन्वीनियंट, बिल्कुल पास में कोई चीज़ हो जहाँ पे पहुँचना बिल्कुल आसान हो, आसानी की जगह जिसको हम बोल सकते हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास जो स्टोर्स होते हैं, स्मॉल स्टोर्स, जिसको जैसे जो रिटेल की शॉप्स होती है आपके आसपास पड़ोस में, वो सारी वो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर मार्केट्स। अब ये कन्वीनियंस स्टोर है तो इनमें कन्वीनियंस की चीज़ें ही मिलेंगी, जैसे टबैको प्रोडक्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सुपर मार्केट क्या होंगी, सुपर मार्केट का मतलब है कि जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे और लो कॉस्ट में मिलेंगे,
हाई वॉल्यूम पे आपको जैसे बल्क में चीज़ें खरीदनी हो, जैसे ग्रोसरी, इसको हम ग्रोसरी स्टोर भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखनी कि सुपर मार्केट को ही हम ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। और ये ग्रोसरी स्टोर यानी कि जहाँ पे आपको बल्क में चीज़ें आप जैसे खरीदोगे, जैसे 5 किलो पैकिंग में खरीदनी है आपको चीज़ें, मतलब बल्क में चीज़ें और सस्ते में मिल जाना, वो वहाँ पे मिलती है सुपर मार्केट्स में, ठीक है। यानी कि बल्क में मिलती है चीज़ें लेकिन लो कॉस्ट पे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सुपर मार्केट्स। नेक्स्ट है हाइपर मार्केट। देखो हाइपर मार्केट सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर का कॉम्बिनेशन होता है। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या था कि आपको अलग अलग टाइप के आइटम्स एक ही सिंगल दुकान पे मिल जाएंगे, यानी कि एक ही सिंगल जगह पे मिल जाएंगे आपको। अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट बने होंगे, जैसे क्लोथिंग का, ज्वेलरी का, इन सारी चीज़ों का। और उसी में जब आपको ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स भी मिलने लग जाएँ, वो हाइपर मार्केट हो जाती है, यानी कि बहुत बड़ा रिटेल स्टोर जहाँ पे आपको सुपर मार्केट की फैसिलिटी भी मिल रही है। सुपर मार्केट का मतलब आपको चीज़ें सस्ते में और बल्क में मिल रही है वहाँ पे, ठीक है। और आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स की फैसिलिटी भी मिल रही है, यानी कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए सारी चीज़ों के, आप वहाँ से सारी टाइप की चीज़ें खरीद सकते हो कि क्लोथ्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सारे एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जैसे इनका एग्जांपल है बिग बाज़ार, स्टार बाज़ार, ये जो हैं कुछ एग्जांपल है हाइपर मार्केट्स के, ठीक है। क्योंकि बिग बाज़ार में आपको सारी तरह के आइटम्स मिल जाते हैं ना, वहाँ पे ग्रोसरी से लेके मतलब कुछ भी खरीद लो आप, आपको सारे एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और आपको वो सस्ते में भी मिलेंगी, बाकी जो बाहर आप एक पर्टिकुलर एक टाइप के रिटेल स्टोर से खरीदोगे उससे ज़्यादा सस्ते भी मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशलिटी स्टोर। देखो स्पेशलिटी स्टोर भी नाम से ही क्लियर हो कि एक स्पेसिफिक चीज़ ही बेच रहा है। जो जैसे क्लोथिंग का है तो सिर्फ क्लोथिंग का ही स्टोर है एक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर। जैसे फर्नीचर का या ज्वेलरी का है या फैब्रिक का है, तो वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे चल रहा है। ज्वेलर है तो वो ज्वेलरी ही बेच रहा है, तो ज्वेलर का जो पर्टिकुलर रिटेल स्टोर होगा उसको हम स्पेशलिटी स्टोर बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो थे स्टोर बेस्ड जो थे कि जहाँ पे एक दुकान खोली जा रही है, लेकिन जब दुकान नहीं खोली जा रही हो तब किस तरह से रिटेलिंग होती है। देखो इसमें फिर जो रिटेलिंग के टाइप्स होंगे वो होगा डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्टली सेल कर रहे हैं हम कस्टमर्स को। तो जैसे कि अब कस्टमर नहीं आ रहा है दुकान में, तो दुकानदार कस्टमर्स के पास जा रहा है, जैसे कि गली में आते हैं वो कस्टमर्स के घर पे जाके सामान बेचते हैं, ठीक है। जैसे कॉस्मेटिक्स का सामान, फूड आइटम्स, ज्वेलरी, सब्जी वगैरह जो है वो आपको घर पे आके देते हैं ना, मतलब आपके घर के सामने ही आ जाते हैं जो बेचने के लिए, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इनकी पर्सनली कस्टमर्स के घर जाना और उसको बेचना वो चीज़ें, ठीक है, वो होगी डायरेक्ट सेलिंग। मेल ऑर्डर्स। अब देखो मेल ऑर्डर्स की कस्टमर भी अपने घर पे हैं, हम भी अपने घर पे हैं भाई, रिटेलर भी अपने घर पे है, लेकिन वो मेल कस्टमर मेल कर देता है, वो मेल के थ्रू उसको वो सामान उसके घर पे पहुंचा दिया जाता है, तो उसको हम मेल ऑर्डर बोलते हैं। टेली मार्केटिंग यानी कि फ़ोन पे जब वो कोई सामान मंगवाया जाता है कस्टमर्स का, तो वो स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है ना, उसमें एक दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको वो नॉन स्टोर रिटेलिंग इसीलिए बोलते हैं कि दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे ही कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, कस्टमर को जाके सामान दिया है, बस आपको एक गोदाम तो बनाना नहीं है कि भाई हाँ उसमें सामान आपको रखना है, वहाँ से देते रहो कैसे भी। क्योंकि जब एक स्टोर खोला जाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत सारी उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन जब नॉन स्टोर रिटेलिंग होती है आपको एक गोदाम रखना, उसमें कैसे मटेरियल हैंडलिंग होगी ये काम तो चलो करना ही है, मटेरियल हैंडलिंग कैसे होगी, टाइमली कैसे डिलीवरी होगी, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं होती फिर उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स। देखो ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप कुछ भी, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे होती हैं, जहाँ पे किसी उसकी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस मशीन से ही आप डायरेक्ट उसमें कॉइन डालो और उसमें से जो जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए होती है मेनली बेसिकली, तो ये चाय कॉफ़ी स्नैक्स चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक्स ये उनमें से निकल आते हैं चीज़ें, तो उनको बोलते हैं ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स के थ्रू जो सेल करना, क्योंकि उसमें भी उसको स्टोर को अलग से स्टोर ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग जिसको हम आजकल देखते आ रहे हैं, ई रिटेलिंग, यानी कि जैसे हम देखते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सारे जो करते हैं ये रिटेलर्स ही हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा ये सारे क्या हैं, रिटेलर हैं। और ये कैसे डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डील करते हैं, कस्टमर्स इनको इलेक्ट्रॉनिकली बाय फ़ोन, बाय देयर वेबसाइट, इंटरनेट के थ्रू जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं, वो उनको डिलीवरी कर देते हैं, तो वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। वहाँ पे भी उनको स्टोर खोलने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थे रिटेल स्टोर्स के।
अब इनसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपको, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रोसरी स्टोर्स। ग्रोसरी स्टोर्स हम इनमें से किसको बोलते हैं? सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, टेलीमार्केट या फिर स्पेशलिटी स्टोर। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगे तो बाकियों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।